11th क्लास। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, यानी कि नेचर के अंदर कौन सी फंडामेंटल फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं। बेसिकली फंडामेंटल फोर्सेस को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो फंडामेंटल फोर्सेस हैं वो दो कैटेगरीज में रखी है हमने, एक है मैक्रोस्कोपिक फोर्सेस और एक है माइक्रोस्कोपिक फोर्सेस। जैसे कि आपको पहले भी पता है कि मैक्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है और माइक्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है, फिर मैं यहाँ पे आपको एक बार बता देता हूँ कि मैक्रोस्कोपिक है वो जो बड़े लेवल पे एग्जिस्ट करती हैं उनको हम मैक्रोस्कोपिक बोलते हैं, यानी कि लार्ज स्केल पे जिसको हम मेज़र करते हैं या बड़े पैमाने के ऊपर जिसको हम यूज़ करते हैं, या लार्ज डिस्टेंस अगर हम बात कर लें, या हैवी ऑब्जेक्ट्स की अगर हम बात कर लें, यानी कि बड़े पैमाने के ऊपर, यानी कि एक लार्ज स्केल के ऊपर जिसको हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक फोर्सेस। अब देख लेते हैं कैसे कैसे कौन सी फोर्सेस इसके अंडर आएंगी। देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ फोर्सेस विच इज मस्कुलर फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एटसेट्रा। बहुत सारी फोर्सेस हैं। मस्कुलर फोर्स इसके अंदर आती है भाई, मतलब फोर्सेस के अंदर बहुत सारी फोर्सेस है। मस्कुलर फोर्स होगी, इलेक्ट्रिकल फोर्स होगी, मैग्नेटिक फोर्स होगी। ऑल दीज फोर्सेस बिटवीन मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट अराइज फ्रॉम टू फंडामेंटल फोर्सेस। ये सारी की सारी फोर्स एग्जिस्ट करती हैं बिटवीन मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, यानी कि बड़े ऑब्जेक्ट्स के बीच में। और किस कारण से होती है, कौन सी दो फंडामेंटल फोर्सेस होती है जो इनको अराइज करती हैं। यानी कि मैक्रोस्कोपिक के अंदर दो फंडामेंटल फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं। बेसिकली फंडामेंटल फोर्सेस चार टाइप्स की होती हैं, इनमें से दो मैक्रोस्कोपिक हैं और दो माइक्रोस्कोपिक हैं। तो मैक्रोस्कोपिक के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एग्जिस्ट करती हैं। तो जो नेक्स्ट है वो है माइक्रोस्कोपिक। माइक्रो मतलब छोटा, यानी कि इन दिस देयर आर टू मोर बेसिक फोर्सेस आर रिक्वायर्ड फॉर वेरियस एटॉमिक एंड न्यूक्लियर प्रोसेस। यानी कि जब हम छोटे लेवल पे, यानी कि किसी एटम का साइज या न्यूक्लियस का साइज, यानी कि न्यूक्लियर की बात करें या किसी एटम के साइज की बात करें, उनके बीच में जो फोर्स लगे उनको क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोपिक फोर्सेज। और वो फोर्स किस फोर्सेज के कारण होंगी, वो होंगी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स या वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब जो नेक्स्ट है स्ट्रेंथ की बात करें हम, ये चार फंडामेंटल फोर्सेज हमारे पास होगी, वो कौन सी स्ट्रेंथ, इनकी कितनी कितनी स्ट्रेंथ होती है। यहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी बनता है। द रेशियो ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर इज, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो 1 है, रेशो जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है 10⁻25 है, एंड जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो 10⁻36 है, एंड जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो 10⁻38 है। यानी कि सबसे वीकेस्ट फोर्स है जो नेचर के अंदर वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, उससे स्ट्रॉन्ग है वो वीक न्यूक्लियर फोर्स, उससे स्ट्रॉन्ग है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एंड जो सबसे स्ट्रॉन्ग है वो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, अब बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है। आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है। दो हैवी ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगती है, जिसको हम मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट ए है, दूसरा ऑब्जेक्ट बी है। एक का मास, ऑब्जेक्ट ए का मास A1 है, ऑब्जेक्ट बी का मास M2 है, और उनके बीच की डिस्टेंस R है। तो जो फोर्स लगती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है M1 इंटू M2 के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अब इन दोनों इक्वेशंस को मिलाएंगे तो फॉर्मूला बनेगा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल M1 M2/r²। अगर वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो वहाँ पे आ जाएगा G। तो यही फॉर्मूला हमारे पास बन गया है, इसी को हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, राइट। अब इसकी कुछ एक प्रॉपर्टी है, जो ये फोर्स है ये यूनिवर्स के अंदर एग्जिस्ट करती है और अट्रैक्टिव फोर्स होती है ये। जो सेकंड है, इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करती है। इनवर्स स्क्वायर लॉ मतलब कि ये है F इनवर्सली प्रोपोर्शन 1/r², यानी कि डिस्टेंस के इनवर्स के स्क्वायर के प्रोपोर्शन है ये, इसलिए इनवर्स स्क्वायर लॉ एग्जिस्ट करता है। इट इज ए लॉन्ग रेंज फोर्स एंड डज नॉट नीड एनी मीडियम टू इट्स ऑपरेट, यानी कि इसको ऑपरेट करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं। अब लार्ज डिस्टेंस पे भी एग्जिस्ट करती है तो लॉन्ग रेंज फोर्सेज है। इट इज ए सेंट्रल फोर्स, जो डिस्टेंस हम सेंटर टू सेंटर मेजर करते हैं तो सेंट्रल फोर्स होगी है। इट इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स है, ये चेंज नहीं होती, कंजर्व रहती है, कंजर्व क्वांटिटी है। इट इज द वीकेस्ट फोर्स इन द नेचर, ये पहले ही बता चुके हैं कि ये वीकेस्ट फोर्स है नेचर की। इसके एग्जाम्पल है जो भी मोशन ऑफ द मून एंड द आर्टिफिशियल सैटेलाइट अराउंड द अर्थ, जो मून का मोशन है या आर्टिफिशियल सैटेलाइट है अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाते हैं।
एंड मोशन ऑफ द प्लेनेट अराउंड द सन, जो भी प्लेनेट है वो सन के चारों ओर घूमते हैं, इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। ये किसके कारण होता है सारा, ये ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है सारा। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी सिमिलर सा ही है, बट ये जो फोर्स है ये लगती है चार्ज के बीच में। दो चार्ज ले लिए हमने, Q1 एंड Q2, उनके बीच की डिस्टेंस मान ली R, तो जो फोर्स लगेगी वो Q1 एंड Q2 के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी, एंड जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो सेम इक्वेशन बन गई ग्रेविटेशन की तरह, बट यहाँ पे चार्ज है F डायरेक्टली प्रोपोर्शन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट हटाएंगे तो वहाँ पे आ जाएगा K, और K की दो वैल्यू एग्जिस्ट करती है यहाँ पे, एक है 1/4πe0 एंड एक K की वैल्यू है 1। अगर हम CGS सिस्टम में बात करें तो K की वैल्यू होगी 1, अगर हम SI सिस्टम में बात करें तो K की वैल्यू होगी 1/4πe0। यहाँ पे हम K की वैल्यू ले रहे हैं 1/4πe0 क्योंकि हम SI सिस्टम में वर्क कर रहे हैं। और E0 क्या है, यहाँ पे E0 है परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम। ये जो नोट जीरो का निशान आपको ई के साथ लग रहा है नीचे 4π के साथ, ये वैक्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। द फोर्स बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। जो मैग्नेट के दो पोल के बीच में फोर्स लगती है उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फोर्स। बोथ द फोर्सेज आर क्लोजली इंटररिलेटेड। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो एक दूसरे से रिलेटेड है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगी, दो चार्ज के बीच में लगेगी। अब वो चार्ज के बीच में, चार्ज के कारण जब चार्ज मूव करेंगे तो करंट प्रोड्यूस होगा, और करंट प्रोड्यूस होगा तो मैग्नेट बनेगा, राइट। ए मूविंग चार्ज प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड एंड ए मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट ए फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज, राइट। जो मैंने बताया वही है ये। अब जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं वो देख लेते हैं। इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये क्या करती है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करती है। आपको पहले ही पता 1/r स्क्वायर को लेके ये बात कही गई है। इट इज़ ए सेंट्रल फोर्स, ये एक सेंट्रल फोर्स है, ठीक है। इट इज़ ए कंजर्वेटिव फोर्स, ये एक कंजर्वेटिव फोर्स है। इट इज़ ए लॉन्ग रेंज फोर्स एंड डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, किसी मीडियम की भी ज़रूरत नहीं होती। इट इज़ द 10⁻36 टाइम्स स्ट्रोंगर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ये ग्रेविटेशन फोर्स से 10⁻36 टाइम्स स्ट्रोंगर है, जैसे मैंने इनकी स्ट्रेंथ के बारे में बात भी की थी। इट इज़ अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स, ये अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है, डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। तो यहाँ तक ही करेंगे, कल नेक्स्ट करेंगे माइक्रोस्कोपिक फोर्स। थैंक यू।